हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और अब हम BPHET 141 एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, अब इसके कुछ पीवाईक्यू करने जाएंगे। और आज हम पीवाईक्यू करेंगे जून 2024 का। अब हमें इस पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे हम उसको खटक 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 तुरंत नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, चीजों को एक्सप्लेन करूंगा मैं। पता है क्यों? देखो, बहुत अच्छे से आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं। मॉडर्न फिजिक्स जब हम पढ़ रहे होते हैं, रिलेटिविटी से डील कर रहे होते हैं, प्लैंक्स यानी क्वांटम मैकेनिक्स से डील कर रहे होते हैं, तो अक्सर ये ऐसी चीजें हैं जो आपको गारंटेड कहीं ना कहीं कंफ्यूज जरूर करती होगी। और अगर किसी को कंफ्यूज नहीं किया होगा तो उन्होंने केवल इसको सीधा सीधा पढ़ा होगा, समझने में और चीजें बाकी हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अब हम जो नोट करेंगे, जो पढ़ेंगे, उसको आप भी कॉपी और पेन में जरूर नोट करना, क्योंकि शायद आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको जल्दी इनके कॉन्सेप्ट कहीं पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये चीजें मेरी रिसर्च के फील्ड के अंदर हैं। तो मैं इनको बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये मेरे कुछ अपने आइडियाज इसमें शामिल होंगे, क्योंकि मैं इसकी एक्सपर्टीज रखता हूं देयरफॉर। अब देखिए, हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो किससे है? टाइम डायलेशन से। अब टाइम डायलेशन जो यहां पर पूछा गया है वो क्या है क्या नहीं, चलो पहले मैं आपको टाइम डायलेशन समझाता हूं होता क्या है। हम इसको दो तरीके से पढ़ रहे होंगे। एक तो होगा, इसको हम पढ़ रहे होंगे नॉर्मली एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, जो एग्जाम्पल लूंगा वो मैं डेली लाइफ से रिलेट करूंगा, और हम इसको पढ़ रहे होंगे मैथमेटिकली। ठीक है, ये दो तरीके से हम इसको पढ़ रहे होंगे। अब मैं जिसमें इसमें जो एग्जांपल लूंगा, वो मेरी बात ध्यान से सुन लेना यार। मैं इसमें एग्जांपल कुछ ऐसे लूंगा जिसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है ना, वो आप रिलेट कर लोगे कैसे। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइम डायलेशन की बात, और टाइम डायलेशन से पहले हम वो बात करेंगे जहां टाइम का क्या मतलब होता है। देखो, हम जानते हैं, एक वर्ड सुना होगा, टाइम इंटरवल। ठीक है, अब टाइम इंटरवल आपने क्या सुना होगा? आपने बोला होगा कि सर, अगर हम एक पेन को एक हाइट से ड्रॉप करते हैं, वो किसी हाइट पे आके गिर जाता है, तो इवेंट नंबर 1 होता है पेन का यहां से ड्रॉप करना, और इवेंट नंबर 2 होता है पेन का यहां टकराना। एक बॉल को जब मैं इस दीवार पे फेंक के मारूंगा, खैर बहुत महंगा है ये, नहीं मार सकता, लेकिन सोचना, इमेजिन करना। तो एक बॉल को जब मैं यहां से छोड़ता हूं, इवेंट 1, जब बॉल टकराती है इवेंट 2, तो जो इन इवेंट्स के बीच में बीता हुआ टाइम है उसे कहते हैं हम टाइम इंटरवल। क्या बात समझ में आ गई है मेरी? ये टाइम इंटरवल क्या होता है? तो आंसर है, दो इवेंट्स के बीच में बीता हुआ टाइम, बीता हुआ समय। अब आ जाओ एक ऐसे दुनिया जिसको हम अक्सर अभी जी रहे हैं। एवरीडे एवरीडे फिनोमिना, एवरीडे की जो घटना हम देखते हैं, आप हमने अपने आमने सामने, कि एक बॉल को ऐसे छोड़ा, वो टकराई, हाथ में आ गई। ठीक है, हमने एक बॉल को या किसी भी चीज को तोड़ फोड़ दिया, कुछ भी किया। ये क्लासिकल फिजिक्स में हम इसको डील करते हैं। सो फर्स्ट लेट्स वी सी क्लासिकल फिजिक्स, बोले तो न्यूटोनियन फिजिक्स, जहां पर न्यूटन के लॉज बहुत ही प्यार से, बहुत प्यार से और बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। अब मान के चलिएगा कि मैंने दो लोगों की बात करी है। एक कोई है मेरा भाई जो दिल्ली में बैठा है, ठीक है, और एक मेरा कोई भाई जो दूसरा बड़े ही गुस्से में है, बड़े ही गुस्से में, वो बेचारा नाराज होके मुंबई में बैठा है। ओके ना? अब ऐसे केस में हम ये स्टेटमेंट यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं कि भाई देखो, इस दिल्ली वाले भाई ने उस मुंबई वाले भाई से बोला, ओ भाई, हेलो। तो मुंबई वाला जो इंसान है वो वहां से क्या सुन रहा होगा? उसको सुनाई आया होगा हेलो। बात इवेंट समझ में आ रही है? अगर यहां से ये इंसान इससे कुछ बोलता है कि हेलो, तो उसको भी वो ऐसे ही सुनाई देगा, हेलो, ये इसको सुनाई दे रहा है। यहां पर जो हेलो बोलने की जो लेंथ है, इसको दिल्ली वाले ने 1 सेकंड में बोला, और हम ये मान के चलेंगे कि 1 सेकंड की जो लेंथ है वो इतनी है, कि 1 सेकंड इतना बड़ा है। ठीक है, अच्छा, यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो कि सर, जो टाइम है वो दोनों जगह टाइम के बीतने की रफ्तार
टाइम के बीतने की जो रफ्तार है वो दोनों जगह एक बराबर है। दिल्ली वाले के लिए भी 1 सेकंड इतना ही है और मुंबई वाले के लिए भी 1 सेकंड इतना है। तो हमने क्या वर्ड यूज किया कि टाइम के बीतने की रफ्तार दोनों जगह एक जैसी है। तो यहां टाइम डायलेशन नहीं है। लेकिन जब हम इसको रिलेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो थोड़ा समझना। देखिए, रिलेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहानी बनती है क्या नहीं, ये सारी चीजें तो देखो ऑलरेडी आइंस्टीन की पूरी स्पेशल रिलेटिविटी है, हम तो नहीं पढ़ रहे हैं अभी। हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल टाइम डायलेशन के बारे में, उसके अंदर की चीज कुछ समझिए। यहां से समझते जाएंगे आप तो आपको आसान पड़ेगा। जब रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस किया है ना हमने, जब रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस किया तो आप सिनेरियो सुनिए क्या हुआ। इस मेरे दिल्ली वाले भाई ने उसको बोला और भाई हेलो, मुंबई वाले को सुनाई देगा हेलो, इस तरह से। फिर से सुनिए, अगर दिल्ली में एक लड़के ने बोला हेलो तो मुंबई में उसको क्या सुनाई देगा? उसको वर्ड स्ट्रेच हो जाएगा, यानी हेलो, इस तरह से बोले तो। जब मुंबई वाला भाई इसके पास चल के आया और उसने बोला कि यार एक बात बता, अभी बात क्या बताएगा, रुक जाओ यार, एक बात बता, तू इतना स्लो क्यों बोल रहा था, हेलो ऐसे क्यों बोल रहा था? तो दिल्ली वाला मेरा दोस्त बोलेगा यार पागल है क्या, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, मैं तो हेलो बोला था। वो कंफ्यूज हो जाएगा, यार क्या मेरे को कम सुनाई देता है, क्या मैं बहरा हूं? नहीं नहीं नहीं, यहां पर सुनने की जो एबिलिटी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिनेरियो ये है कि जब मुंबई वाले ने ये बात को गहराई से समझा कि जब सुनने में कोई दिक्कत नहीं है तो जरूर मुंबई से देखने पर उसको ये लगेगा कि दिल्ली वाले का जो टाइम है वो स्लो चलता है। मतलब सुनो, जो 1 सेकंड है दिल्ली में, वो 1 सेकंड अगर इतना है तो मुंबई वाले को क्या अपीयर हो रहा होगा? उसको अपीयर होगा कि इसका जो 1 सेकंड है वो 3 सेकंड के बराबर है। क्योंकि जब दिल्ली वाला बोलता है कि यार मैंने हेलो 1 सेकंड में बोला, तो मुंबई वाले को वो हेलो कितने सेकंड में लगा? 3 सेकंड में लगा। बात समझना, कितने सेकंड में लगा? 3 सेकंड में। ठीक है ना? तो यानी कि जो इवेंट दिल्ली में 1 सेकंड के लिए बीत रहा है, 1 सेकंड में, वो यहां पर 3 सेकंड ले रहा है। ठीक है, यहां से उसको वैसा अपीयर हो रहा है कि दिल्ली में जो घटना हो रही है, सारी घटना दिल्ली वाले के लिए हो रही है और इसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है? मुंबई वाला इंसान। तो मुंबई वाला देख रहा है कि यार इसका जो टाइम है, इसकी जो घटना हो रही है, यहां जो भी हो रहा है, वो वहां पर 1 सेकंड, मेरे दुनिया में तो चलो ठीक है, लेकिन वहां पर वो 3 सेकंड के बराबर है। बात समझना। आपके मन में ये आ सकता है कि सर वो तो मुंबई वाले को लग रहा है ना कि 3 सेकंड बीता, तो मुंबई वाले का टाइम स्लो चल रहा है। नहीं भाई, ये इंसान तो केवल नापने वाला है, इसको अपने घड़ी से कोई मतलब नहीं है। इसको इतना पता है कि हेलो वर्ड 1 सेकंड में होता है और हेलो मेरे लिए इतनी मेरे लिए 1 सेकंड की लेंथ है। लेकिन जब वो उसके लिए देखता है, यानी कि अगर वो कुछ भी करता है, जैसे कि ये पेन गिराता है, ये पेन यहां से यहां 1 सेकंड में आया, दिल्ली वाले ने तो समझ लिया चलो ठीक है, लेकिन हम मुंबई वाले की नजर से देखेंगे ना, तो मुंबई वाले के लिए जो ये पेन है वो 1 नहीं 3 सेकंड में गिरता है, यहां पर आके 3 सेकंड में। ठीक है, तो यहां पर टाइम डायलेशन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि सर मुंबई वाला जब देखेगा तो वो बोलेगा कि यहाँ टाइम डायलेट हो रहा है, दिल्ली में टाइम कैसा चल रहा है, थोड़ा सा अलग चल रहा है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अब ये तो चलो बात हो गई। अब मैं एक बात और इंट्रोड्यूस करता हूं, ये तो एक जनरल एग्जांपल है, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जहां पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो पार्ट जिसमें आइंस्टाइन खुद एंट्री लेकर अपने फ्रेंड्स, उनका एक फ्रेंड था, आपने जीनियस कोई सीरीज देखी होगी, इसमें एक फ्रेंड था उनका मिखेल नाम का, उनके साथ वो डिस्कस करते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, और वो ये देखते हैं कि भाई देख, एक क्लॉक टावर है। अगर क्लॉक टावर वाला एग्जांपल पहले भी किसी ने कहीं सुना होगा तो भाई थम्स अप मार देना, क्योंकि मैं जानता हूं कि क्लॉक टावर वाला एग्जांपल सुना तो होगा लेकिन भेजे में बहुत ही कम गया होगा। अब थोड़ा समझते हैं। देखो, यहाँ पर एक दोस्त खड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पर एक लड़का है, वो ना बॉल लेकर खड़ा हुआ है, मान के चलो, मैं लाइट को बाद में लाऊंगा भाई, पहले बॉल, ठीक है, पहले बॉल से खेलेंगे अपन। एक लड़का और है, वो यहां पर है, उसके पास भी बॉल है, ठीक है ना। अब बात को सुनो, ये लड़का बॉल को 10 की रफ्तार से फेंकता है, 10 मीटर पर सेकंड, और इससे ये डिस्टेंस क्लॉक टावर की दीवार की, ये क्लॉक टावर के दीवार की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। तो बताओ बॉल कब पहुंचेगी?
तो बॉल की अगर रफ्तार फिक्स रहेगी तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो वो 10 सेकंड में बॉल पहुंच जाएगी, है ना, बॉल पहुंच जाती है। अब बात करते हैं भागने वाले की। जब ये लड़का यहां से भागता हुआ आता है, जैसे ही वो इसके इस कोऑर्डिनेट से मैच करता है, बोले तो यहां वो एक्स में भाग रहा है, एक लड़का ऐसे खड़ा है ना, तो ये यहां से ऐसे भागता हुआ आ रहा है, भागता हुआ आ रहा है, भागता हुआ आ रहा है। जब दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट सेम होने का मतलब उनका, और जो उनका ओरिजिन है, एक्स एक्स की वैल्यू, ओरिजिन कोइंसाइड कर रहा है। ओके, तो जब ओरिजिन कोइंसाइड करेगा तो ये भी बॉल को फेंक देगा, लेकिन इसके खुद के भागने की जो रफ्तार है वो कितनी है, 10 की है, और ये बॉल को भी 10 से आगे फेंक देता है। तो ग्राउंड से हमें क्या नजर आएगा, हमें लगेगा कि जो बॉल है वो 20 की रफ्तार से आगे फेंकी गई है। 10 की इसकी खुद की रफ्तार थी और 10 से बॉल को फेंकेगा तो बॉल की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आएगी, जो कि कितनी नजर आएगी, 20 की। ये बहुत बेसिक है, ओके ना। तो 20 की रफ्तार इसको नजर आएगी। अब ऐसे में जो बॉल है वो दीवार पे कितनी जल्दी पहुंचेगी, आप फिर से निकालो कि सर ऐसे में अब बॉल को टाइम कितना लगने वाला है। तो देखो, अब बॉल को लगे, देखो 100 मीटर ही जाना है, लेकिन रफ्तार 20 की है, तो अब वो बॉल 5 सेकंड में पहुंच जाएगी, है ना, पहुंचेगी। और ऐसा होता भी है नॉर्मली। लेकिन अब इस फिनोमेना को हम ले चलते हैं आइंस्टाइन के व्यू से। ये तो न्यूटन की फिजिक्स थी, आइंस्टाइन के व्यू में लाइट लेकर आ जाओ। जब हम इसमें लाइट को इंट्रोड्यूस कर देंगे, भाई खेल पूरा बदल जाएगा। अब खेल कैसे बदलता है वो जरा देखो। यहां पर इसके पास एक लाइट का सोर्स है, ठीक है ना, इसके पास भी लाइट का सोर्स है, और ये मान लेना कि लाइट को 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ना फेंककर एक छोटा नंबर ले लो, 10 की स्पीड से फेंकता है। तो जब लाइट को पहला इंसान यहां से छोड़ता है तो लाइट 10 की स्पीड से जा रही है, मान के चलो 100 मीटर जाएगी तो 10 सेकंड लेगी। अब मैक्सवेल के पॉइंट ऑफ व्यू को आइंस्टाइन पढ़ रहे थे, तो मैक्सवेल के पॉइंट ऑफ व्यू में यह कहानी थी कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और वो जो वेव है वो मीडियम में ट्रेवल होके आती है। कौन से मीडियम में, तो वो मीडियम है ईथर, जो पूरे स्पेस को फिल किया हुआ है ना। अब उसके बाद मैक्सवेल की स्टेटमेंट थी कि अगर लाइट को भागते हुए छोड़ेंगे तो लाइट की स्पीड नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर वही कोई इंसान मीडियम को आगे की तरफ धकेल के उसको नापेगा तो लाइट की स्पीड ज्यादा मिलेगी, और पीछे से नापेगा तो लाइट की स्पीड कम मिलेगी, है ना। ईथर में अगर कुछ गड़बड़ी आती है, अगर जैसे हमारा जो मीडियम है, क्योंकि लाइट मीडियम में चल के आ रही है, जैसे हम हवा में कुछ बात बोलते हैं तो अगर साउंड इस तरफ चल के आ रहा होगा ना, और सामने बोल रहे होंगे, सामने अगर बोल रहे होंगे तो हमारे आगे आवाज के जाने की रफ्तार कम हो जाती है और पीछे की रफ्तार बढ़ जाती है साउंड के साथ। ऐसे ही जब ईथर में कोई इंसान बोल रहा है, तो अगर सामने से ईथर को ड्रैग करता हुआ आएगा, है ना, ऐसे मान सामने की तरफ ईथर को बहलाता हुआ आ रहा है, तो उसको स्पीड कैसे लगेगी, कम, और उसको ईथर चेज के साथ ले जाएगा तो स्पीड ज्यादा मिलेगी। चलो वो बात की बात है। कुल मिला के ये कहना चाहता हूं मैं कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग लाइट को अगर भागते हुए छोड़ेंगे तो लाइट की स्पीड नहीं बढ़ेगी, लेकिन आगे या पीछे से चेज करेंगे तो बढ़ जानी चाहिए। ये उनकी स्टेटमेंट थी। अब ऐसे ही उस चीज को यहां लेकर आते हैं। जब इंसान भागता हुआ यहां पर आता है, लाइट को छोड़ता है, ठीक है, तो लाइट की स्पीड नहीं बढ़ेगी, लाइट की स्पीड 10 ही रहेगी। ये मैक्सवेल की स्टेटमेंट थी और न्यूटन की आपने पहले देख ली थी। तो ऐसे में क्या होता है, तो सुनो, कायदे से जब कोई भी इंसान भागता हुआ आएगा, लाइट को यहां तक छोड़ेगा 10 की रफ्तार से, 10 की इसकी खुद की रफ्तार है, इसकी खुद की भागने की रफ्तार 10 है, तो कायदे से लाइट को 5 सेकंड में पहुंचना चाहिए। लेकिन जब लाइट को भागते हुए छोड़ा, यहां पर आई, उसको अभी भी 10 सेकंड लग रहे हैं। बिल्कुल, है ना, लग रहे हैं 10 सेकंड। क्यों, गड़बड़ी क्या आ रही है, क्या मैक्सवेल गलत है? अगर हाँ तो न्यूटन सही है, अगर न्यूटन गलत है तो मैक्सवेल सही है। ये थी आइंस्टीन की बुद्धि कि दोनों में से एक ही सही हो सकता है। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट, थॉट एक्सपेरिमेंट किए, उसी के लिए वो फेमस थे ना। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि भाई साहब, इस लड़ाई में मैक्सवेल जीत गए, लाइट 10 सेकंड ही लेती है, लेकिन अब ऐसे उन्होंने क्या समझा पार्ट, जो हमें उन्होंने टाइम डायलेशन बताया। तो उन्होंने बोला कि यार, लाइट जो है ना वो 5 सेकंड ही ले रही थी, लेकिन भागते हुए फ्रेम से लाइट को छोड़ा है,
इसीलिए उसने 5 सेकंड और एक्स्ट्रा लिए, क्योंकि उसकी दुनिया में टाइम स्लो चल रहा था, टाइम डायलेट हो गया। समझ रहे हैं बात को? टाइम डायलेट हो गया, इसलिए वो 5 सेकंड 10 सेकंड के बराबर लगा। दिल्ली और मुंबई वाला एग्जांपल, वो 1 सेकंड 3 सेकंड के बराबर, है ना? अभी समझाया था। तो यहां इसीलिए इसको 10 सेकंड वो फील हुआ, यानी 5 सेकंड एक्स्ट्रा। वो क्यों? क्योंकि टाइम डायलेट हो गया। दैट्स व्हाई ही इंट्रोड्यूस कि टाइम डायलेशन नाम की भी कोई चीज होती है। यानी कि टाइम के जो चलने की रफ्तार है, वो हर जगह सेम नहीं होती है। वो स्पेस में भी डिपेंड, स्पेस में आप कहां हैं वहां भी डिपेंड करती है, और आप किस रफ्तार से भाग रहे हैं इस पर भी डिपेंड करती है। ग्रेविटी इस पर भी डिपेंड करती है। तो यानी कि टाइम जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फिजिक्स में, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं इसको मैथमेटिकली भी बताऊंगा, उससे पहले ये सारी बात आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी बढ़िया से कि टाइम के डायलेट होने का क्या मतलब होता है। अभी मैं आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन और दूर करूंगा, अगर किसी के मन में आ भी रही होगी तो भी। देखो, अब जरा मैथमेटिकली बात कर लो। आपने एक ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सर गामा, गामा की जरा पूरी वाली लिख देता हूं मैं, ठीक है ना? गामा लॉरेंस फैक्टर होता है, इसको हम लिखेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक वी एक्स बाय सी स्क्वायर डिवाइड में रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा आपने, ये वाला, रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अगर जिन्होंने दोनों फॉर्मूले पढ़े हैं, दोनों फॉर्मूले कंफ्यूजन है, चलो आज दूर कर लेते हैं। देखो, ये जो फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, इसकी बात यहां छुपी पड़ी है, ठीक है? मैं जरा आपको एक प्रॉपर टाइम की वर्डिंग समझाता हूं, ताकि इसको और समझने में मजा आ जाए। प्रॉपर टाइम, अब प्रॉपर टाइम क्या होता है? आपने देखा होगा कि भाई मुंबई वाले को लग रहा है उसका टाइम इतना बीत रहा है, स्लो बीत रहा है ना? देखो बात समझना, अगर कोई एक इंसान लाइट की रफ्तार से चलेगा तो उसका टाइम स्लो हो जाएगा, टाइम डायलेट हो जाएगा, लेकिन कौन बताएगा वो चीज स्लो हो गई है? तो सुनो पूरी कहानी। ये एक ट्रेन है, ठीक है ना, चल रही है। इसमें एक आदमी आराम से मस्त बैठा हुआ है, और इसको एक आदमी बाहर से देख रहा होता है। ये ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से, लाइट का 60% या 40% वट उसकी स्पीड से जा रही है। इसके पास नॉर्मल हर चीज वो देख रहा है कि भाई ठीक है मेरी गाड़ी चल रही है, लेकिन क्या उसको पता चलेगा? भाई यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो इसको अपना खुद का पता नहीं चलेगा कि वो चल रहा है। जैसे हम सन के अराउंड जा रहे हैं, हमें पता लग रहा है? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही यहां पर तो ये यूनिफॉर्म मोशन में है, इसका जो भी फिनोमिना हो रही है, टाइम का बीतना, वो सब चीजें इसके लिए नॉर्मल रहेंगी। इस भाई साहब के लिए ये वाले भाई साहब चल रहे होंगे, क्योंकि इसको अपना इसका चलना अपना पता नहीं लग रहा होगा, तो इसको लग रहा होगा ये पीछे जा रहा है, यानी कि इसके नजर से वो पीछे की तरफ जा रहा है। कितनी स्पीड से? 0.60, यानी लाइट का 60%। तो इसके लिए उसका टाइम स्लो चल रहा है। बात समझना। और जब ये इसको देख रहा होगा तो इसको इसको तो अपना चलना पता नहीं लगेगा। यही तो रिलेटिविटी की खूबसूरती है। इसमें आइंस्टाइन का कोई लेना देना नहीं है, ये नॉर्मल है ना? ये नॉर्मल है क्लासिकल वर्ल्ड में भी, न्यूटन के वर्ल्ड में भी। तो इसको अपना चलना ना पता लग के वो देखेगा कि ये भाई साहब आगे जा रहे हैं, तो इनका टाइम स्लो चल रहा है। बोले तो ऑब्जर्वर जो अपने फ्रेम में रहकर अपने टाइम को नाप रहा होता है कि मेरे टाइम की बीतने की रफ्तार कितनी है, दैट टाइम इज कॉल्ड प्रॉपर टाइम। और दूसरे वाला टाइम कौन सा? रिलेटिविस्टिक टाइम। टाइम डायलेट वाली कहानी इसी में जुड़ती है। इसको अपना टाइम लगेगा प्रॉपर टाइम, इसको अपना टाइम लगेगा प्रॉपर टाइम। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। चलो अब एक बार उस फॉर्मूले में नजर मार लेते हैं, क्योंकि डिटेल में थोड़ा सीखना है तो ध्यान से देखना। उस फॉर्मूले में एक्स भी है। आप में से बहुत सब लोगों ने स्पेस टाइम वर्ड सुना होगा, बिल्कुल है ना? स्पेस टाइम क्या बोलता है ये बात तो सुनो। एक भाई साहब एक स्पेस में कहीं पर खड़े हैं, ठीक है ना? एक और है हमारे मित्रगण, वो यहां पर खड़े हैं। तो अब देखो भाई, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर इसकी लोकेशन x इक्वल्स टू 1 है और इसकी लोकेशन x इक्वल्स टू 2 है, तो इसका स्पेस अगर अलग है, उसका स्पेस अलग है, तो यहां दोनों की घड़ियों में फर्क आएगा। दोनों के जो टाइम की चलने की रफ्तार है वो अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी। क्लासिकल वर्ल्ड में सेम होती थी,
अगर इसका 1 सेकंड की लेंथ इतनी है तो दूसरे वाले की भी 1 सेकंड की लेंथ इतनी ही होगी। यहां पर क्या केस है, यहां पर अगर 1 सेकंड की लेंथ इतनी है टाइम की बीतने की रफ्तार, तो वहां टाइम की बीतने की रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है या थोड़ी सी कम हो सकती है। तो यह है स्पेस टाइम का मतलब कि हर अलग अलग स्पेस में टाइम अलग अलग तरह से बीतता है। ओके ना। और अगर हमारी स्पीड लाइट के बराबर हो जाए, ये इसको बराबर कर लो सी स्क्वायर के, तो कितना आ जाएगा कट के 1 आ जाएगा, 1 में से 1 का 0 एंड समथिंग अपॉन 0 विल बी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब कि टाइम का जो बीतना है ना, वो बहुत ज्यादा हो गया। जब 5 सेकंड था तो वो कैसे वर्ड सुनाई देता है, हेलो। 20 सेकंड है तो हेलो, इस तरह से। लेकिन जब टाइम इनफाइनाइट हो गया तो वहां इसका मतलब है कि उसका टाइम बीत ही नहीं रहा, टाइम रुक गया। अब जरा इसकी बात करते हैं। ये फॉर्मूला बताएगा आपको कि किस स्पेस में क्या टाइम बीत रहा है, यानी स्पेस टाइम का कनेक्शन। और ये फॉर्मूला बताएगा टाइम डायलेशन का, एक फ्रेम से नापो दूसरे फ्रेम का टाइम कैसा लग रहा है। ये वो फॉर्मूला है। क्या ये दोनों बात समझ में आई है? तो अब हमें ये जो क्वेश्चन है वो उसको बहुत बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेट्स वी सी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, अब इसको समझना। Why do not we observe the effect of time dilation in everyday phenomena? क्यों हम रियल लाइफ में टाइम का बीतना अलग अलग रफ्तार से नहीं देखते? सुनो, हमारी जो रफ्तार है, ये v किसकी रफ्तार है, हमारी जो रफ्तार है वो लाइट के बराबर होती ही नहीं है, उससे बहुत कम होती है। अगर ये बहुत कम है तो ये पूरा का पूरा नंबर बन जाएगा 0, है ना, और ये बन जाएगा 1। तो हमारे जो टाइम की जो रफ्तार है दो अलग अलग जगह, वो कैसे मिलेगी, सेम मिलेगी, है ना। तो इसलिए अब इसका आंसर ये लिख सकते हो आप, इन एवरीडे फिनोमेना, ये एग्जाम पर्पस के लिए, ठीक है ना, ये वर्डिंग लिख लेना। इन एवरीडे फिनोमेना we deal with speed, we deal with speed much less than speed of light. So in everyday phenomena we deal with the speed much less than the speed of light. That means the time in moving frame, the time in rest frame will be same. Therefore we do not observe the effect of time dilation. The effect of time dilation. होप कि यार टाइम डायलेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और इसका जो एग्जांपल आपको बताया ये भी दिमाग में एकदम बैठ गया होगा, राइट ना। क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी अब? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब ये भी आसान टॉपिक है आप सबके लिए, जल्दी दिक्कत नहीं पड़ेगी ज्यादा। देखिए अब एक सिंपल सी बात है, एक फ्रेम यानी एक कार, कुछ भी मान सकते हो उसको, एक फ्रेम, एक कार, व्हाटएवर यू वांट टू सी। एक दूसरा फ्रेम है, इस फ्रेम में जो है, जो कहानी है, चलो वो बात की बात है। एक और फ्रेम है जो एक्स में मूव कर रहा है, इन दोनों की जो बीच की जो जो मूव कर रहा है ये v वेलोसिटी से चल रहा है। यहां पर एक रॉड रखी हुई है, ठीक है, रॉड। अब इस रॉड की लेंथ बतानी कितनी है। अगर नॉर्मली मैं सब कुछ भूल जाऊं, मैंने कहा यार मेरे पास एक पेन है, उसकी लेंथ कितनी है, तो मैंने नापा, उसकी लेंथ है 1 मीटर। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, 1 मीटर की लेंथ है। अब जब हम इसको रियल वर्ल्ड में देखते हैं तो भी वो 1 मीटर लगती है, समझना बात को, है ना। लेकिन जैसे ही हम रिलेटिविस्टिक वर्ल्ड में आते हैं, इसको जो फ्रेम ये वाला है ना, इसको हम रेस्ट फ्रेम या प्रॉपर फ्रेम, व्हाटएवर हम कुछ भी कह सकते हैं इसको, जब इस फ्रेम से देखते हैं तो वो डिफरेंट नजर आती है। अब क्या मतलब है जरा समझो। देखो, लेंथ इन मूविंग फ्रेम अपीयर्स टू बी कॉन्ट्रैक्ट फॉर अनदर पर्सन। उसको लेंथ छोटी दिखाई देती है ना। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपने डिटेल में जाना भी होगा कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है। कि अगर एक फ्रेम है जो मूव कर रहा है, ठीक है ना, उसकी अगर ये रॉड यहां रखी होगी इस फ्रेम में, तो भी वही बात है, इसको लेंथ कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देगी, ठीक है। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन यहीं से एक मजेदार टॉपिक होता है कि जब हम लेंथ को देखते हैं तो वो हमें कैसी दिखती है, छोटी दिखती है। वो बोलेगा भाई कि लेंथ छोटी का क्या मतलब है, उसने कहा पॉइंट
8 मीटर की दिखाई देगी। अब वो एक इंसान इससे लड़ाई करेगा, पागल है क्या यार, 1 मीटर की लेंथ तेरे को 0.8 मीटर कैसे दिख सकती है? तो वो कह देगा भाई देख सिंपल सी बात है, तू मेरे से इतना दूर है। तो बोलेगा दूर से क्या होता है, लेंथ उतनी रहेगी। लेंथ कैसे निकालते हैं, इस कोऑर्डिनेट को और इस कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं। तो बोलेगा हाँ यार बात तो सही है, लेकिन और तो सुन, वो इसलिए छोटी दिखाई दे रही है क्योंकि जब हम लाइट की स्पीड से जाते हैं ना, तो स्पेस जो है ये x2 और x1 ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है रियल में, नॉट कि मुझे दिख रहा है। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग वो रियल में कॉन्ट्रैक्ट होता है। दैट्स व्हाई लाइट की स्पीड से तू चल रहा है, इसीलिए वो ऐसा नजर आ रहा है, अदरवाइज ऐसा कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, एनीवेज, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, अब जरा उसको अप्लाई करते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, तो ये है लेंथ अपीयर्स इन मूविंग फ्रेम, और लेंथ रॉड रखी कहाँ है, किसी स्टेबल कोई रेस्ट फ्रेम में। ठीक है ना, अब लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसका मतलब क्या है कि गामा फैक्टर हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, और गामा फैक्टर कितना होता है, √1 - v²/c²। सही है ना, तो इसलिए हम गामा फैक्टर को डिवाइड में लाते हैं, और डिवाइड में लाने का सिंपल सा मतलब है लेंथ, ये 1 करके है तो ये चीज फैक्टर ऊपर आ जाएगी, दैट मीन्स √1 - v²/c²। अब बोलो, अगर हमारी स्पीड लाइट के क्लोज हो गई, लाइट के क्लोज हो गई, तो ये हो जाएगा 1, 1 - 1 हो जाएगा 0, तो लेंथ हमें एकदम पॉइंट जैसी दिखाई देगी। अगर लाइट की स्पीड से भागेंगे तो सब चीजें छोटी दिखाई देंगी एकदम, सब, चाहे दुनिया में कोई भी चीज हो, किसी की भी लेंथ हो। थोड़ी बात अजीब है आइंस्टीन की, लेकिन ठीक है, वी डील इट, है ना, वी डील। अब इसके बाद इस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट करते हैं हम। तो हमें गिवन डाटा क्या है, तो आपको फॉर्मूला पता लग गया ना कौन सा लगाना लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए, बस ठीक है। गिवन डाटा क्या है, ऑब्जर्वर मूविंग एट अ स्पीड, तो ये जो ऑब्जर्वर है उसकी स्पीड है 0.6 c, यानी लाइट का 60%। तो 1 मीटर की जो लेंथ है वो हमें कहां से निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम इन विच द स्केल इज एट रेस्ट। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ स्केल एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग विद दिस स्पीड। तो यानी एक ऑब्जर्वर इस स्पीड से चल रहा है तो उसको क्या लेंथ नजर आएगी, यानी मूविंग फ्रेम से हम नाप रहे हैं, तो यही फॉर्मूला लगेगा। चलो, अगर ये फॉर्मूला लगेगा तो फटाफट लगा लो। नाउ अब लिख देना, वी नो एल डैश इक्वल्स टू एल। एल कितना है भाई हमारे पास, 1 मीटर है। रूट में 1 माइनस स्पीड कितनी है 0.6 c, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.36, और c का स्क्वायर c² डिवाइड में भी c² है, कैंसिल करेंगे तो फैक्टर आ जाएगा 1 माइनस में, इसको माइनस कर लो कितना आएगा, पूरा माइनस करेंगे 0.64 आ जाएगा। सबको पता है ये बात, और रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 का ये परफेक्ट स्क्वायर है, दैट मींस उसको 0.8 मीटर की लेंथ नजर आएगी। कोइंसिडेंस, हाँ, तो ये होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब। अब थोड़ी सी कहानी को आगे ले चलने, क्या डाउट आए तो बता देना यार, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की डिटेल में वीडियो डाल दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, यार मैंने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन लिख दिया ऊपर, लेकिन ये टॉपिक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का नहीं है। क्या टॉपिक है एक बार पढ़ ले, एक बार मुझे भी देखना पड़ेगा। क्वांटम ऑसिलेटर इन द क्वांटम ऑसिलेटर की बात की, समझाऊंगा मैं क्या होता है। इन द वॉल ऑफ अ ब्लैक बॉडी कैविटी has a frequency of 10 to the power 14 hertz. Calculate the spacing between the energy level. मतलब हमारे पास क्वांटम ऑसिलेटर क्या है, ये एक सिस्टम है जहां पर हमारे पास एक ब्लैक बॉडी कैविटी, इसमें एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स कुछ फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं ना, वो एक्साइट होकर अपर लेवल पे गए, फिर नीचे आए, कुछ लाइट छोड़ते हैं, तो वहां पर कंटिन्यू वाइब्रेशन, ऑसिलेशन चलता रहता है। अब बात की गहराई को समझना, मैं आपको एक ऐसे पॉइंट पे ले जाऊंगा जो शायद आपकी आंखों को 2 से 3 गुना बड़ा और कर देगा। बड़ा करने का मतलब आप हैरान होकर बड़े मजेदार तरीके से सुनोगे। क्या आप सब में से सभी ने ये फॉर्मूला तो जरूर पढ़ा होगा यार, बोल दो हाँ कि ना, बिल्कुल पढ़ा होगा। और ये फॉर्मूला आपने किस फैक्ट से पढ़ा होगा, मैक्स प्लांक ने इस फॉर्मूले को बताया था कि कोई भी लाइट, कोई भी फोटोन एक डिस्क्रीट पैकेट में होता है। क्यों, अब इसके पीछे का क्यों थोड़ा मैं डिटेल में ले चलता हूं आपको, और वो डिटेल में ले जाने का मेरा सिंपल सा मतलब है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के साथ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के साथ, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा और न्यूमेरिकल करने में मजा आएगा। जिनको ये चीजें मैं बताने वाला हूं पता है तो ठीक है, लेकिन मैं तो कहूंगा फिर भी जान लो भाई, मुझे पक्का पता है कि मैं कुछ नया ही बताऊंगा, कुछ मजेदार बताऊंगा कि दिमाग में मेरे क्या आ जाए मुझे खुद नहीं पता इस टॉपिक को लेकर। देखो कहानी ऐसी थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, अगर हम एक एक मान लो बड़ी सी एक ब्लैक बॉल है या फिर कोई बॉक्स है, एक है ना, एक ऐसी कैविटी जैसा,
जो ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है। उसके अंदर एक छोटी सी ओपनिंग है और यहाँ पर हमने काजल लगा रखा है ना, इसमें काजल भर रखा है। अगर कोई लाइट अंदर आएगी तो वो जाके यहाँ टकराएगी और अंदर अंदर ट्रैप हो जाएगी। तो एक ब्लैक बॉडी कैविटी है। अगर हम इसको हीट करें तो कितनी लाइट बाहर आ जाएगी? आप बोलेंगे सर कितनी लाइट अंदर गई है ना? आप देखिए, आप देखोगे कि जब हम लाइट की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रारेड की। इंफ्रारेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी होती है? आप बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी तो कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, अगर हम वेवलेंथ की बात करें वो ज्यादा होती है तो इसके अंदर हमने इसको भर दिया। कैसे भरा? चलो मैं एक पिक्चराइज करके छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूं, जो सही नहीं होगा बट ठीक है, वो आपके दिमाग में पिक्चर के लिए वो घर कर लेगा। देखो ऐसे हमने इंफ्रारेड को ऐसे भर दिया, ठीक है ना, ऐसे भर दिया। फिर हम इसके बाद माइक्रोवेव भरेंगे, हमने उसको भी भर दिया ऐसे करके, ठीक है ना, इसके अंदर ही भर दिया हमने। हम ऐसे कर करके इसके अंदर हमने और दूसरी वेव को भी भरते गए जिसकी वेवलेंथ कम होती गई। अब हम जानते हैं एक बात कि जब हम इसमें अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेडिएशन, एक्स रेडिएशन यानी एक्स रे, इन सबको अगर भरते जाएंगे तो इनकी वेवलेंथ कितनी होती है? बहुत कम होती है। तो इसमें कितनी रोशनी आ सकती है? इनफाइनाइट रोशनी आ सकती है ना। भरते भरते जाएंगे तो इनफाइनाइट रोशनी आ सकती है। अब अगर मैं इसको गर्म करूं तो कितनी रोशनी निकलेगी? सर जितनी भरी है उतनी निकलेगी। अगर इनफाइनाइट भरी गई है तो इनफाइनाइट निकलेगी। बिल्कुल बात सही है। यानी कि जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट तो कंटिन्यू जा रही है, लगातार हीट जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, और रेडिएशन बाहर आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। भाई ब्लैक बॉडी की क्या प्रॉपर्टी है? ब्लैक बॉडी की यही तो प्रॉपर्टी ना कि गर्म करोगे हीट निकालेगा। तो ठीक है भाई, ऐसी बात है तो चलो, हमने एक तरफ बोला कि सर एक तरफ हमारे पास टेम्परेचर है, एक तरफ रेडिएशन की वेवलेंथ है, जैसे जैसे करके हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसमें रेडिएशन इन्फिनिट तक जाती जाएगी, निकलती जाएगी। हीट कंटिन्यू दोगे और रेडिएशन कहां तक पहुंचेगी? इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी, इन्फिनिट एनर्जी वाली रास्ते पर निकलेगी। पहुंच सकती है भाई। अगर हम इन्फिनिट एनर्जी हीट से दे रहे हैं तो इन्फिनिट एनर्जी निकलेगी भी। बहुत सिंपल सा लॉजिक था ये। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा गया, उसमें देखा गया कि सर ये तो सारी की सारी हीट ऐसे निकल रही है, यानी कि इनफाइनाइट नहीं है। एक एक लेवल पर पहुंचने के बाद, एक लेवल पर पहुंचने के बाद मैक्सिमम लेवल, वहां से एनर्जी दोबारा से गिरना शुरू कर देती है। बहुत लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, राइट? ये रियल एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। और ये रीजन कहां आता है? ये रीजन बनता है अल्ट्रावायलेट की एनर्जी पर, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पर, है ना। अब एक बात सोचो, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम किसी को हीट कर रहे हैं, इन्फ्रारेड रोशनी निकलती जा रही है, तो मैं एक सवाल पूछता हूं। मेरे सामने एक अगर कोई बल्ब रखा है ना, वो बल्ब को हम कंटिन्यू हीट किए जा रहे हैं, एनर्जी दिए जा रहे हैं। अगर एनर्जी दिए जा रहे हैं, दिए जाते, तो इन्फिनिट रोशनी निकाल निकाल के उसको तबाही मचा देनी चाहिए थी भाई। अगर कोई चीज इन्फिनिट एनर्जी निकालेगी तो क्या होगा? तबाही मच जाएगी। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, हर चीज स्टेबल होती है, यानी कि एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद उसकी चीज गिरने स्टार्ट कर देती है। ठीक है, थोड़ा और समझो बात को। ये तो था एक्सपेरिमेंटल फैक्ट जो हुआ अल्ट्रावायलेट के रीजन में ऐसा, यानी कि अगर इन्फिनिट एनर्जी निकलेगी तो कैटास्ट्रॉफी, एक तबाही की तरफ वो चीज बढ़ जाएगी। तो इसको हमने कहा अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। आपने सुना होगा, लेकिन चलो बात की बात है। अब एक छोटा सा पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं। मैंने यार इस प्रॉब्लम को समझने के लिए, जो ये ब्लैक बॉडी की रेडिएशन है, मैंने एक सिंपल सी बात बोली कि सर हीट दे रहे हैं, एनर्जी निकल रही है। लॉजिक सही था, हीट दे रहे हैं, एनर्जी निकल रही है। तो यहां पर हीट देने पर एनर्जी क्यों नहीं निकली? अब इस बात को समझा जाए कैसे? इसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं था, क्योंकि यार ये चीज तो साफ साफ हमारी दुनिया के नियम के अकॉर्डिंग तो गलत हो रही थी। भाई किसी को अगर इन्फिनिट हीट दोगे, इन्फिनिट एनर्जी देते जाओगे, देते जाओगे, देते जाओगे, तो वो एनर्जी भी निकालता जाएगा, निकालता जाएगा, निकालता जाएगा। ये क्या हुआ? ये तो कुछ और हो रहा है। अब यहां पर मैक्स प्लांक एंट्री मारते हैं, और एंट्री मारते ये नहीं कि तिकड़म कर देते हैं कि अंतर अंतर मारा और छू करके कुछ कर दिया। यहां पर एक खेल था, और वो खेल जो था मैक्स प्लांक को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उनको ना एक इंसान का फेवर बिल्कुल नहीं चाहिए था। वो थे बोल्ट्जमैन, स्टीफन बोल्ट्जमैन। वो डील करते थे स्टैटिस्टिक्स से, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, प्रोबेबिलिटी से। अब इसका क्यों यूज पड़ा आप सोचोगे?
भाई मैं साफ सीधी बात एक बात बोलता हूं, अगर किसी चीज का रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप कैसे पता करोगे? प्रोबेबिलिटी। जीनियस पर्सन ऑलवेज टॉक्स अबाउट प्रोबेबिलिटी। मे बी शायद वो चीज बूम कर जाए, मे बी ना करे। सो मैक्स प्लांक needed probability, so he went to the statistical mechanics। तो उन्होंने बोल्ट्जमैन का सहारा लिया। अब बोल्ट्जमैन भाई साहब कहते थे कि यार अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स लगाना चाहते हो, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कभी भी किसी कॉन्टिन्यूअस चीज के लिए नहीं लगती है। रेदर हम अगर स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हैं तो हमारा एक रूल है, हमें उसको गिनना चाहिए। 1 2 3 4 ऐसे पार्ट्स में हम उसको काउंटिंग करेंगे तभी तो लगा पाएंगे प्रोबेबिलिटी। और काउंटिंग करने के लिए इस इनफाइनाइट वाली पार्ट को उन्होंने ऐसा माना। मैं एग्जांपल ले लेता हूं। उन्होंने ऐसा बोला कि भाई साहब देखो, ये मेरा एग्जांपल है। उन्होंने ऐसा बोला कि चलो यार ये नदी है, नदी में पानी बड़े ही मस्त तरीके से बह रहा है, बहुत सही है, ये पानी कंटिन्यूअस है, ये पानी कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार एक फ्लो है। और हम इस पानी के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं अभी गिनने के लिए। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स लगानी है ना, प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है ना कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, तो उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। बहुत बढ़िया किया भाई। अब छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद इसकी बात कर लो, जो एनर्जी थी वो एनर्जी कितनी आ रही थी? तो वो एनर्जी आ रही थी n+1/2 h न्यू। बहुत बढ़िया थी यार। अब मैक्स प्लांक ने बोला कि ये तो कंटिन्यूअस है, क्योंकि उनको तो चाहिए थी क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स। तो उन्होंने इस छोटे पार्ट को लिमिट करके लिमिट बोल दिया। भाई साहब इसकी जो लेंथ है मान लो इतनी ली गई है। उसने बोला कि नहीं यार, मैं इस छोटे टुकड़े को मैं इंटीग्रेट करके ऐड करूंगा, ऐड करके कॉन्टिन्यूअस बनाऊंगा। क्योंकि भाई तो उसके लिए हमें इसको ऐसा लिमिट लगानी पड़ेगी, है ना। जब लिमिट लगाओगे तो क्या बोलोगे? लिमिट लगा के इसको बहुत छोटा कर दिया और छोटा करके इस लिमिट 0 पहुंचा दी। और 0 पहुंचाने का मतलब कि इसको बहुत टुकड़ों में बांटकर इंटीग्रेट करने की कोशिश करी। ऐसा किया, तबाही हो गई। क्यों तबाही? जब इसको छोटे वाले टुकड़े को जब इन्होंने एकदम 0 के पास में कर दिया और इंटीग्रेट लगाने के साथ कंटिन्यूस करना चाहा, तो वो रिजल्ट बार बार इनका मैथमेटिकली फेल हो रहा था। उनका वो रिजल्ट बार बार यही आंसर दे रहा था। सरप्राइजिंगली काम करते करते भाई साहब को झटका लगा, बिजली का नहीं, शॉक लगा। क्यों? क्योंकि दिमाग में एक बड़ा ही खतरनाक थॉट ने जन्म लिया। उन्होंने बोला यार, जो हम छोटे टुकड़े कर रहे हैं एनर्जी के, तो एनर्जी के जब छोटे टुकड़े कर रहे हैं ना, तब जाकर ये जो एनर्जी आ रही है इसको फॉलो करें तो ये ग्राफ एग्जैक्ट मैच हो रहा है। मतलब कि एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं होती, बल्कि छोटे पैकेट्स में होती है। ओहो, ये मैक्स प्लांक के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू था, जहां पर उन्होंने ये चीज को हासिल करी। और जब ये हासिल हुई तब समझ में आया कि क्लासिकल फिजिक्स को उन्होंने जब स्टेटमेंट के तौर पे बताया ना, तो अनजाने में ही उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म दे दिया, बिना जाने। उनको भी एक स्टैटिस्टिक्स में पसंद नहीं था ये तरीका, बट फिर भी नेचर मानो कि उनको खुद बुला रहा था कि मैक्स प्लांक आजा भाई, एनर्जी को कंटिन्यूस मत बोल, एनर्जी को तो पैकेट्स में बोल। दैट्स व्हाई हम यूज करते हैं ऑलवेज कि फोटॉन्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तब जाके उन्होंने बोला कि जो लाइट आप देखते हैं, जो लाइट मैं देखता हूं, वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी में आती है, तभी नेचर का लॉ फॉलो होता है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जब ऐसा करते हैं तो ऐसे में अब जब कोई एटम ऐसे ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है, तो हम उसकी एनर्जी का स्पेसिंग कैसे निकालते हैं? और एनर्जी की स्पेसिंग क्या सर? ये एनर्जी का लेवल और ये एनर्जी का लेवल, इन दोनों के बीच में स्पेसिंग। अगर ये क्लासिकल फिजिक्स होती ना तो स्पेसिंग होती नहीं, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी कैसी होती है? हाँ, कॉन्टिन्यूअस होती है बेटा, कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस में एनर्जी की स्पेसिंग कितनी होती है? कितना स्पेस आएगा कॉन्टिन्यूअस में? 0 आएगा, है ना। नदी का फ्लो उसमें 0, लेकिन ये टुकड़े पैकेट्स में है, तो इनके बीच में कितना एनर्जी का गैप है वो निकालना है। तो यानी कि कोई भी एटम, कोई भी इलेक्ट्रॉन रैंडमली कहीं भी मौजूद नहीं होगा, बल्कि वो अपने एक फिक्स लेवल, फिक्स ऑर्बिट पे ही मौजूद होगा।
पढ़ा तो होगा नील्स बोर के मॉडल में 9th क्लास में कि उनके फिक्स ऑर्बिट होते हैं, है ना, कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। 1, 2, 3 इस तरह से उनके अलग-अलग लेवल्स होते हैं और ये नेचर का रूल हमें मिल चुका है और जब इसको सॉल्व करते हैं सो वी गेट दिस फॉर्मूला E = h nu। भाई साहब जिसको डिटेल में जानने की नीड थी कि सर बता दो, भाई मैं बिना रिलेटिविटी पढ़ाए भी क्वेश्चन के थ्रू ही आपको सारी चीज सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। बस यार आपका प्यार चाहिए और कमेंट में चीज समझ में आ रही है तो प्लीज बताते जाओ, डाउट आ रहा है तो वो भी बताओ, अलग से वीडियो बनाई जाएगी सेपरेट। बात समझ में आई? अभी देखो जब ऐसा है तो बता दो यार, अब ये तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लोगे कि प्लांक्स कांस्टेंट की कितनी वैल्यू होती है 6.62 10⁻34 और गिवन वगैरह लिख लोगे ना न्यूमेरिकल जैसे सिखाया मैंने, और फ्रीक्वेंसी कितनी है आपको दी गई है 10⁻14 हर्ट्ज। सॉल्व कर लो 6.62 इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 10⁻20 है ना, 20 हर्ट्ज। जूल कहला एनर्जी स्पेसिंग है ना, हाँ जूल। और इस जूल को भाई साहब एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो बिकॉज वी आर डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक लेवल, क्वांटम लेवल, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदले। आ जाओ यार बदलते हैं, कैसे बदलना बताता हूं मैं। यू नो कि वर्क डन इक्वल्स टू Q × V और Q को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं और ये 1 जूल, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 10⁻19 जूल। बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, बहुत छोटी होती है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर ये तो बात आपने बता दी, बहुत बढ़िया किया, कन्वर्जन देख लो कैसे, 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, इसको 1 बना लो पहले, इसको इसी से डिवाइड करके, तो यहां भी डिवाइड कर दो यार, कर देंगे ना, ठीक है। अब बता दो, अब मैं इसको एक एक करके मिटाते हुए चलता हूं आगे की तरफ। हमारे पास कितने जूल है 6.62 10⁻20, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, ये कितने जूल है, ये तो 1 जूल करते सर, काटने के बाद होने जाएगा 1 जूल, बिल्कुल। तो 1 में जो नंबर मल्टीप्लाई यहां करोगे वही नंबर यहां करोगे, हमें कितना चाहिए नंबर 6.62 10⁻20, तो यहां भी वही कर लो मल्टीप्लाई। अब यार मल्टीप्लाई ना आप प्लीज यार करके मुझे बताना इसका आंसर, और कमेंट में जब आंसर आते हैं ना ऐसे चीजों की हाँ जी आपने सॉल्व किया, मजा आ जाता है, बात मानो। और ये हमने किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो प्लीज करके बताना इसका आंसर, ठीक है ना, और ये भी बताना किसी में डाउट आए तो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको करके बताना। नेक्स्ट, ठंड लग रही थी ना, हाँ लेकिन ठीक है 25, अब गर्मी से लगने लग गई। देखो अब ये क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड टाइम, मतलब क्या है अनसर्टेनिटी का, अब इसके बारे में डिटेल जाननी होगी आपको, क्योंकि अभी 2-3 डिटेल जान के तो मन खुश हो गया होगा, जहां तक मेरे को लगता है यार, पूरी कोशिश कर रहा हूं, अब मुझे पता नहीं यार, और मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा, आपको मजा आ भी रहा है, समझ में आ रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता, बट हाँ मुझे पढ़ाने में इस टॉपिक को बहुत मजा आ रहा है, होप कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। खैर यार कंटिन्यू करता हूँ मैं ना, अब चाहे रिजल्ट जो भी हो आपको पसंद आए या ना आए, शायद कंफ्यूज हो जाओ आप, ये टॉपिक ऐसा है, बट फिर भी पूरी ट्राई करूंगा इजी लैंग्वेज में। हाँ अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ डिटेल में। देखो एक इलेक्ट्रॉन, मैं आपको हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पता है कौन सी बताने जा रहा हूं, पोजीशन एंड मोमेंटम वाले। एक इलेक्ट्रॉन स्पेस में है, उसके पास कुछ एनर्जी है, मैंने कहा भाई साहब उसकी एनर्जी चुरा लो, एनर्जी को टें 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 करके पूरी हमने खत्म कर दी, कितनी पहुंचा दी 0। लेकिन अब एंट्री मारेगा हमारा ऐसा स्पेस का रहस्यमय एनर्जी जो आती है वर्ड क्वांटम फ्लक्चुएशन से, क्वांटम फील्ड थ्योरी से, है ना। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी ये कहती है कि स्पेस एम्प्टी नहीं है, वहां फील्ड्स होती हैं, ईथर नहीं, छोड़ो यार ईथर नहीं, फील्ड्स होती हैं ना, वो फील्ड्स क्वांटम फ्लक्चुएशंस यानी कि कंटिन्यू फ्लक्चुएट करती है, और इनके फ्लक्चुएशन से जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूरी 0 कर दी, वो कभी भी 0 नहीं होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी उसको रेजिड्यू मिल जाती है। आप बोलेंगे सर कौन सी एनर्जी होती है वो, रहस्यमय एनर्जी, जी हाँ, क्वांटम फिजिक्स उसका यही बेतुका आंसर देती है, जो कि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है ना। बेतुकी एनर्जी, क्या रिसर्च करके मैंने इसका पार्ट निकाला है, वो आप अपनी करो रिसर्च, ठीक है ना, बस आपको अच्छा लगेगा। तो रहस्यमय एनर्जी है इसके पास, तो इसलिए वो फुल एनर्जी 0 होने के बाद भी वो एक जगह रुकेगा नहीं, बल्कि क्वांटम फ्लक्चुएशन से कुछ एनर्जी मिलेगी,
अगर वो आप यहां नोट करोगे ये एनर्जी इसको मिल जाएगी तो वो यहां मिल जाएगा, यहां भी नहीं वो यहां आ जाएगा, यहां नहीं वो यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। बोले तो कभी भी पार्टिकल रेस्ट पर नहीं होता है। इसीलिए हाइजेनबर्ग ने बोला, हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था हाइजेनबर्ग ने कि सर अगर आप किसी भी ये इलेक्ट्रॉन की या किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन में निकालोगे सर्टेनिटी तो आपको मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगी, है ना। अगर पोजीशन को निकालोगे कि उसकी क्या पोजीशन है तो नहीं निकाल पाओगे, क्यों? एनर्जी मिलेगी, उसकी स्पीड कहीं ना कहीं होती जाएगी, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी। तो नथिंग इज सर्टेन, ये उनका एक दावा था सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। हमारे रियल वर्ल्ड में क्या होता है क्या नहीं है वो तो एक बात की बात है, क्योंकि वहां पर क्वांटम डीकोहेरेंस एक नाम की टर्म होती है, तो वहां नहीं हो पाता। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन ये पुचुक 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 करके वाइब्रेट कर रहा है ऐसे करके, है ना। मैंने बोला ए इलेक्ट्रॉन यहीं पर रुक जा, मैंने बोला रुक जा मुझे वाइब्रेशन नापना है, तो जैसे ही मैं क्लॉक को दबाता हूं इसके ऑसिलेशन को नापता हूं ये गायब हो जाता है। ये टाइम को नाप, अगर हम उसको बोलें कि यार रुक जा मुझे तेरे फ्लक्चुएशन को नापना है तो एनर्जी मिलेगी इस क्वांटम फ्लक्चुएशन से, ये वहां से कहीं और कुछ और एनर्जी करेगा। तो समझ रहा बात को कि अगर हमने बोला कि अगर हम इसकी एनर्जी को नापने जाएंगे तो ये फटाक से गायब, और टाइम बोल देंगे तेरे पास 20 सेकंड है तो तेरे पास एनर्जी कितनी है तो वो अलग नेचर शो करेगा। अगर टाइम में हम उसकी सर्टेनिटी बढ़ा दें तो एनर्जी इसकी कम सर्टेन होगी, यानी फ्रीक्वेंसी आप नहीं निकाल पाओगे वो उस क्वांटम फ्लक्चुएशन की वजह से। तो ये भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। ये भी वही बात करता है कि इफ यू हैव certainty in time then you will not get enough information about energy. If you know the energy then you will not get enough time to see it whether it is resting or not. खैर anyway वो बात अलग है। तो ये वो केस है जब आप इसका द एवरेज डीके लाइफ टाइम, ये क्या मतलब है? देखो कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल जब हम बात करते हैं तो उसका डीके क्यों होता रहता है? क्योंकि एक एटॉमिक पार्टिकल जो अनस्टेबल है वो अनस्टेबल पार्टिकल को ये क्वांटम फ्लक्चुएशन कुछ एनर्जी देता है, वो और अनस्टेबिलिटी उसका एनर्जी पाकर वो अपने आप को डीके करता है, टूटता है छोटे छोटे पार्ट में। तो इसलिए उसका हमें एक एवरेज लाइफ टाइम दिया हुआ 5 माइक्रोसेकंड, दैट इज दिस। तो कैलकुलेट द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी। मिनिमम बोल रहा है तो मिनिमम कब होगा इन दोनों केस में से? एक तो ग्रेटर एक इक्वल, तो इक्वल होगा तब होगा इसका मिनिमम। सो फॉर मिनिमम यहां लिख लेना, फॉर मिनिमम अनसर्टेनिटी, ठीक है। मैं अभी आप लिख लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको इक्वल करके निकालना पड़ेगा मिनिमम के लिए। देखो अब आप इसकी कैलकुलेशन करिए, आपको एनर्जी में निकालनी ना अनसर्टेनिटी। टाइम आपको दिया है 5 माइक्रोसेकंड, तो इसको कन्वर्ट कर लो 5 10 टू द पावर -6 इक्वल्स टू h की वैल्यू 6.62 10 टू द पावर -36 डिवाइड में 2 पाई 2 इंटू 3.14, सही है ना। और कैलकुलेशन तो भाई मैंने बहुत पहले से मैं सिखाता आ रहा हूं आप सबको कि कैसे कैसे करनी है। प्लीज कैलकुलेशन को आप इसको पूरा करिए, इसका भी आंसर डालिए, चिंता मत करिए, कुछ कैलकुलेशन मैं भी कराऊंगा, ठीक है ना। अभी बस देखो मैं टॉपिक को डिटेल में समझा भी रहा हूं तो थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा, इसलिए मैं कैलकुलेशन अभी छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है यार, बुरा मत मानिएगा। आपको अगर जाननी है कैलकुलेशन तो मुझे बताना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वन डायमेंशनल बॉक्स, अब इसका क्या मतलब है? देखो अब हमें स्टडी करनी है तो इसको कैसे करेंगे? एक बार जब आइंस्टाइन मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस प्रूव कर रहे थे ना, तो मॉलिक्यूल जिगजैग मोशन करते हैं 3D, तो उनके फ्रेंड ने बोला कि आइंस्टाइन व्हाई डोंट यू ट्राई टू सॉल्व इट इन वन डायमेंशन। अगर वन में सॉल्व कर लेते हो वो आसान है तो और करो। तो वन डायमेंशनल बॉक्स का मतलब कि एक ऐसा बॉक्स है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स में आगे या एक्स में पीछे जा सकता है, इसको पार नहीं कर सकता। ये एक एनर्जी का पोटेंशियल वेल होता है जिसकी एनर्जी इनफाइनाइट, यानी कि यहां से यहां कहीं भी घूम सकता है लेकिन इस वॉल को पार नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इसको इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी। तो एक द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब क्या मतलब है? देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपको ये बता रहा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं तो है जहां पर उसकी एनर्जी, जैसे यहां पर मान लो कि ये इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना, यहाँ इसकी कुछ एनर्जी है, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ E2 लिखता हूँ, क्योंकि इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है ये वाला En इक्वल्स टू एन स्क्वायर, और एन की वैल्यू क्वांटम प्रिंसिपल नंबर होते हैं 1 2 3 4 इस तरह से जाता है। 1 को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए,
और 2 लगाते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, ठीक है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और 3 लगाते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है और ये आगे पीछे जाएगा तो यहाँ रुकेगा ही नहीं, क्योंकि क्वांटम फ्लक्चुएशन से कुछ एनर्जी मिलेगी स्पेस से, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ सकता है आगे, तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है मान के चलो, है ना, जहाँ पर इसकी कुछ एनर्जी है। फिर ये यहाँ पर आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, ये कहीं पर भी मूव कर सकता है, ये इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। तो हमें इन तीनों पे इसकी एनर्जी निकालनी है, और इसकी एनर्जी निकालने के लिए आपने फॉर्मूला जरूर लेक्चर में कहीं पढ़ा होगा, और मैं पढ़ा दूंगा अदरवाइज, क्योंकि लेक्चर भी अपलोड करने हैं, नहीं पढ़ा तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। सो ई हमारे पास कौन सी एनर्जी दी गई है, मैं इसको प्रॉपर लिख के कर रहा हूँ एग्जाम वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, गिवन डाटा से लिखेंगे हम, गिवन डाटा से। तो हमें क्या गिवन है, द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि 2, इसमें एनर्जी कितनी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें एनर्जी निकालनी है ग्राउंड स्टेट में एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। सो फॉर दैट वी नो दिस फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आगे करते हैं कैलकुलेशन यहां पर। तो हम बोलेंगे कि सर देखिए सेकंड स्टेट हमें दिया हुआ है, एन की वैल्यू 2 है, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। ग्राउंड स्टेट में कितना पता नहीं, इसकी कितनी एनर्जी 20, ये 4 E1 आ जाएगा। अब आप ग्राउंड स्टेट में एनर्जी निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो आगे की नहीं, तो ऐसे हम सेकंड में निकाल सकते हैं, फॉर्मूला अपने को पता ही है, ऑल्सो करके लिख दो यार कि सर E3 निकालोगे तो वो आ जाएगा E2, आई मीन E3, ठीक है सेकंड स्टेट के लिए, एन स्क्वायर E1, यही हमेशा E1 हमेशा लगता है, ठीक है ना, E1 E2 मत कर देना, E1 हमेशा लगेगा, ये E1। तो हमें ये E3 निकालना है, n की वैल्यू कितनी 3, 3 का स्क्वायर 9, E1 कितना है 5, तो ये आ गई 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बात ठीक है, चलिए करेंगे कुछ आगे क्वेश्चंस भी। ठीक है, पैरिटी, अरे पैरिटी ऑफ द सिस्टम यार, ये देखो टॉपिक क्या है। पैरिटी का क्या मतलब होता है, पैरिटी का मतलब है मिरर वर्ल्ड। क्या मतलब है मिरर वर्ल्ड, मिरर वर्ल्ड। देखो हम अक्सर नेचर में सिमेट्री फाइंड करने की पूरी कोशिश करते हैं, याद है आपको कि नील्स बोर की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि उन्होंने, ये तो हाँ मान सकते, देखो आप ये भी कह सकते हो कि जब नील्स बोर अपना एटॉमिक मॉडल को पेश कर रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसा फॉर्मूला निकाला था ये, और ये फॉर्मूला कैसे बना था उनको खुद आइडिया नहीं था कैसे आया था। फिर उनको ये हेल्प मिली थी डी ब्रॉय से, डी ब्रॉगली आप जैसे बोलते हैं डी ब्रॉय से। तो आइंस्टाइन ने तो साफ साफ एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया था कि लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल। डी ब्रॉय ने बोला है कि नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर लव्स सिमेट्री। तो इस वजह से अगर लाइट यानी वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करती है तो पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। ये श्योरिटी कैसे मिली उनको, ये श्योरिटी मिली थी उनको बिल्कुल पैरिटी से, यानी कि मिरर की जो इस तरफ दुनिया है और जो मिरर के इधर दुनिया है वो दोनों की दोनों सेम होनी चाहिए। जब उनको ये पता लगा ऐसा कुछ, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह ट्रीट किया एंड ही गॉट द रिजल्ट। मतलब बात की बात है। लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कि जब पैरिटी है और यहां पर एक टर्म यूज हुई है साई, इसको हम साई बोलते हैं, यानी कि वेव फंक्शन। बोल दो हाँ कि ना। अब मुझे पता है कि यार वेव फंक्शन भी एक ऐसा टॉपिक है जो क्वांटम मैकेनिक्स में आपकी नींदें तो खराब कर देता होगा। चलो समझते हैं कि वेव फंक्शन क्या है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन या कोई भी एक कार है वो कहीं रोड पर चल रही है, लेट्स से, है ना, एक कार को देखते जाओ। मेरी डायग्राम तो यार और भी खतरनाक है, बहुत बेकार वाला। मैं कोशिश करूंगा कि ये लो, ये कार बना दी मैंने हर्षद मेहता वाली, है ना, वो लेक्सस, क्या छोड़ो यार, कोई सी भी है। ये कार जब आगे की तरफ जा रही है तो इसके पास स्पीड है, इसके पास क्या क्या है, इसके पास, कार के पास स्पीड है, कार के पास मोमेंटम है,
कार के पास पोजीशन है, उसके पास एनर्जी है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है। इसको इलेक्ट्रॉन मान के जरा आ जाओ क्वांटम वर्ल्ड में। अब इसके पास साई बताएगा, यानी कि ये जो वेव फंक्शन है ये बताएगा कि भाई साहब, अभी इसकी एंट्री थोड़ी बाद में लेकर आते हैं। हमें एक इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर हमें उसकी कई सारी स्टेट देखने को मिलती है। हमें पता लगेगा कि वो एक साथ मल्टीपल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम है, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एनर्जी भी है, स्पीड भी है, मोमेंटम भी है, बहुत सारी चीजें हैं। और हम बहुत ढीठ उसकी पोजीशन को ढूंढना चाहते हैं। तो जो वेव फंक्शन है वो क्या बताएगा, उसकी स्टेट की इंफॉर्मेशन देगा आपको कि उसके पास कौन कौन सी स्टेट एग्जिस्ट कर रही हैं, स्टेट एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी। ठीक है ना। जब एक वेव फंक्शन उसके स्टेट, जो इलेक्ट्रॉन के पास स्टेट है कि वो कुछ भी रह सकता है, उसके पास पोजीशन है, मोमेंटम है, स्पीड है, फलाना ढिमकाना, ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, ये हमें वेव फंक्शन इंफॉर्मेशन देगा। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम बोलेंगे भाई मुझे ना उसकी पोजीशन में पूछनी है कि वो किधर है, उसकी क्या पोजीशन है, बस मुझे वो वाली प्रोबेबिलिटी पता लगानी है। वाई प्रोबेबिलिटी क्यों बताता हूं मैं। जब हम वेव फंक्शन से उसकी पोजीशन फाइंड करते हैं तो इसको हम पोजीशन ऑपरेटर पे अप्लाई करते हैं, पोजीशन ऑपरेटर के साथ इसको यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उठाया वेव फंक्शन और कहीं भी लगा दिया, भाई नहीं, अलग अलग ऑपरेटर के साथ लगा जाता है कि आप क्या फाइंड करना चाहते हो। मुझे मोमेंटम फाइंड करना है, मोमेंटम की पॉसिबिलिटी, तो मैंने मोमेंटम ऑपरेटर लगा दिया है, मैं ना ये लगा दिया मैंने, एनर्जी ऑपरेटर लगा दिया। तो हम ऑपरेटर के साथ इसको यूज करते हैं। अब सुनो, अब ये पोजीशन में अनसर्टेनिटी कैसे आती है। तो मैंने बोला कि यार देखो, एक इलेक्ट्रॉन के पास अनसर्टेनिटी तो है, वो हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये ऐसा ही है जैसे मान के चलो कि आपका एक फ्रेंड है और उसका बर्थडे आ गया। अब बर्थडे के दिन उसको बोलते हैं कि चलो उसका बर्थडे विश करते हैं। अब बर्थडे विश करने तो आप गए, लेकिन आप अपने घर से जब सोचते कि यार दोस्त होगा कहाँ, तो आप ना सोचते हो कि जो अभी टाइम हो रहा है इस समय वो पार्क में होगा, या कैफे में होगा, या घर पे होगा, या किसी ठेके के आगे होगा। तो आपने टाइम देखा, ओहो 7 बज रहे हैं, इस टाइम वो ठेके के आगे होगा। आप गए, पकड़ लिया। यानी कि पोजीशन में बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती हैं। जब उस पॉसिबिलिटी को आप स्क्वायर, इस वेव फंक्शन का स्क्वायर करते हो या और भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हो, तो वो अलग अलग इंफॉर्मेशन देता जाएगा। स्क्वायर किया, उसने बोला स्क्वायर करके हमें पता लगेगा कि भाई साहब इसकी हमें जो अलग अलग पोजीशन में, किसमें, पोजीशन में जो अलग अलग पॉसिबिलिटी थी, हम उसकी पॉसिबिलिटी का एक एक्यूरेट प्रिडिक्शन कि वहां होने के उसके 90% चांस है जो अभी टाइम हो रहा है, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं इसको यूज करके। ठीक है, 100% कभी नहीं हो सकते। अब जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करी, इसमें उसकी आइगन वैल्यूज मिलती हैं, 1 2 3 4 5, बहुत सारी। ठीक है ना, वो आइगन वैल्यूज बताती हैं इसकी पॉसिबल स्टेट्स के बारे में। और जब हम फ्रीज कर देते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है, उसकी प्रोबेबिलिटी मिलती है। ओके ना, चलो अभी तो ये बात हो गई, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके। अब हम थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं, क्या बोलते हैं इसके बारे में। देखो, पैरिटी हमें तो मिरर वर्ल्ड बताएगा, जिससे हमें सिमेट्री के बारे में पता लगेगा कि जो चीज इधर सिमेट्रिकल है, क्या वो दूसरी तरफ भी सिमेट्रिकल फॉलो करती है, तो हम उसके साथ हम कंजर्वेशन लॉज लगा सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक मिरर को सामने रख दें और हम यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए एक 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 हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि बॉल को टकराया, मोमेंटम कंजर्व है, तो शीशे में भी दिखाई देगा कि वो चीज कंजर्व है। अगर शीशे में अलग आई, फिर तो एक नया राज खुलेगा, एक नई दुनिया का आगाज होगा। अभी कुछ 2 साइंटिस्ट थे, कोई यांग चीन ऐसे नाम करके, उनको पैरिटी पे एक जो उन्होंने ये अप्लाई किया, तो उनको ना एक नोबेल प्राइज मिला है इसी चीज को लेकर कि सिमेट्री नहीं है, यहाँ अलग बिहेव करता है, वहां कुछ अलग बिहेव करता है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दो, या तो डोरेमोन जैसा हो गया कुछ, कि डोरेमोन के मिरर वर्ल्ड में कुछ और हम कर सकते हैं, यहाँ कुछ और कर सकते हैं। भाई क्वांटम मैकेनिक्स आपसे एक से एक बड़े राज खोलती है, बस पढ़े ध्यान से तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पैरिटी अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि पैरिटी क्या बताती है, वो इवन या ऑड आएगी। ठीक है, इवन या फिर ऑड, मिरर के साइड में मान लो इवन, यहाँ मान लो ऑड।
ठीक है, तो वो हमें बताती है कि यहाँ पर जैसा है वहां पर ऐसा है कि नहीं है। अगर दोनों तरफ सेम है तो पैरिटी दोनों की ठीक है, दोनों तरफ या तो दोनों तरफ इवन इवन या दोनों तरफ ऑड ऑड आनी चाहिए, यानी कि एक जैसी आनी चाहिए। लेट्स बी अप्लाई नाउ, यहां पर अप्लाई करते हैं और इसमें x को माइनस लेंगे, ठीक है ना, प्लस तो है, क्या माइनस में भी वही आंसर आएगा जो यहां पर है? भाई देखो ना, मेरी बात समझो, x के पॉजिटिव होने पर तो ये आंसर है, क्या माइनस रखने पे भी ये आंसर आएगा? लेट्स बी सी, a cos पाई माइनस x डिवाइडेड बाय a, ये क्या दिख तो रहा है ना सबको ये, ठीक है, दिख रहा होगा ना, तो ये रख देंगे। तो ये हमें पता है साफ साफ कि सर ये माइनस की वजह से cos माइनस हो गया, लेकिन 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 आपने पढ़ा होगा कि सर cos तो इवन फंक्शन होता है, माइनस की वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है, दैट्स व्हाई भले ही ये माइनस में हो लेकिन इसका आंसर कैसा आएगा? हाँ, इसका आंसर इवन ही आएगा। इसलिए ये एक इवन पैरिटी है कि जहां पर अगर इवन तो उसके मिरर वर्ल्ड में भी इवन मिल रहा है आंसर। लेकिन अगर हम ये इवन पैरिटी है तो जरा यहां की बात कर लो, अगर यहां पर हम रखेंगे तो देख लो बात क्या आने वाला है, b साइन पाई माइनस एक्स बाय ए, और साइन जो है वो एक ऑड फंक्शन होता है, वो माइनस की वैल्यू पे माइनस ही आंसर देता है, तो ये कौन सी पैरिटी है? ऑड पैरिटी है, एग्जैक्टली ठीक है ना, दिस इज ऑड पैरिटी, यही हमसे क्वेश्चन करने के लिए बोल रहा था, ऑड पैरिटी। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, हाफ लाइफ ऑफ अ पार्टिकल। अरे वाह, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, हाफ लाइफ ऑफ अ पार्टिकल। अगर यार किसी ने इस क्वेश्चन को किया हो, यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला है, ये हाफ लाइफ ऑफ अ पार्टिकल का, अगर किसी को नहीं आता हो ये क्वेश्चन तो मुझे पक्का बताना, ये तो हमने बहुत पहले भी ये चीज आई थी, ये चीज की होगी, हाफ लाइफ का क्या कॉन्सेप्ट है। कि हाफ लाइफ तो देखो हमें पता लगता है कि कोई पार्टिकल ऑलरेडी अनस्टेबल है, क्वांटम फ्लक्चुएशन से एनर्जी मिली, वो और ज्यादा अनस्टेबल हो गया, तो ये वही फॉर्मूला बताता है। करोगे कैलकुलेट, आसान है कैलकुलेशन में। चलो एक चीज बता देता हूँ इसमें, और ये n क्या बताएगा, कोई भी पार्टिकल जब डीके हो गया तो वो कितना बचा, है ना, डीकेड अमाउंट, अनडे है ना, अनडीकेड जो बचा, बचा मतलब अनडीकेड अमाउंट, कितना अमाउंट खराब होके मैंने कि पूरा बचा है ना, और एन नॉट क्या है, ये है उसका इनिशियल अमाउंट कि वो कितना इनिशियल में था, ठीक है, और एन क्या बताएगा उसका, हाफ लाइफ के बारे में, या एन जो है, ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ बताएगा, ठीक है, मे बी है ना। चलो इसको देखते हैं आगे और मजा आएगा। अगर हम उसमें क्या निकालना, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड, टाइम का फॉर्मूला निकालोगे तो वो ऐसा आ जाएगा, एन मल्टीप्लाई हाफ लाइफ जो हमारे पास है, ये आ जाएगा, ये हमें निकालना है, यानी कि एन की अगर हम इसको निकालना चाहते हैं तो हमारे पास हाफ लाइफ कितनी है, सो वी नो वी हैव हाफ लाइफ, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 मंथ, तो 10 मंथ की इसकी हाफ लाइफ है, ठीक है, इसकी मतलब पता है हमें। What is the time required for थ्री फोर्थ ऑफ अ सैंपल ऑफ द एलिमेंट टू डीके, इतना सैंपल हमारे पास बचा है, अब इसको डीके होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। चलो निकाले कैसे, हमारे पास ओरिजिनली 1 पूरा एक सैंपल था, उसमें से हमारे पास अगर 3/4 भी डीके हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1/4, इतना बचेगा ना, अगर इतना पार्ट भी डीके हो जाएगा तो इतना पार्ट बचेगा हमारे पास, और जब इतना पार्ट बचेगा तो उस टाइम पर कितनी हाफ लाइफ हो चुकी है। चलो देखिए एन की वैल्यू निकालें, चलो यहां से आ जाओ, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, ये एन कितना है 1/4। अगर ये क्वेश्चन किसी को लग रहा है कि सर पूरा डिटेल में जानना हो तो बता देना यार, इसकी वीडियो बना दूंगा मैं, लेकिन इसको हमने पहले भी समझा हुआ है, 1/4 इक्वल्स टू ओरिजिनल कितना अमाउंट है हमारे पास 1, यानी कि सॉरी मैं इसको दोबारा करता हूं, इतना हमारे पास बचेगा किस में से, ओरिजिनल का अमाउंट इक्वल्स टू ओरिजिनल हमें पता है 1/2 नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये पार्ट, ये आ जाएगा 1/2, ये सॉरी 1/4 इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। अब जरा दोनों को मैच कर लो, क्या 1/4 को मैं ऊपर लिख दूं, क्या क्या 1/4 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो मुझे बता दो दोनों तरफ मैच करने पे n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, आ रही है 2, तो यहां पर रख के देख लो कि टाइम कितना आ जाएगा, यहां रखोगे 2 × 10, क्या उसके पास 20 मंथ्स नहीं आ रहे, बिल्कुल 20 मंथ्स आ रहे हैं, यानी कि इतने सैंपल को डीके होने में 20 मंथ्स और लगेंगे, तब जाके वो इस सैंपल पे पहुंचेगा।
इतना बचेगा। ठीक है बात? चलो नेक्स्ट करें। केमिस्ट्री में भी आया ना ये हाफ लाइफ, है ना? हाँ, पढ़ा होगा यार आप सबने केमिस्ट्री में भी, ठीक है ना? लेकिन फिर भी डाउट लगे पूछ लेना मेरे से, बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी क्वांटम मैकेनिक्स चल रही है, पता नहीं क्यों। हाँ, अच्छा देखो, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बॉम्ब बनाना है क्या? अरे मैं नहीं सिखाऊंगा भाई, मैं यहाँ पर केवल आपको बताऊंगा कि प्रोसेस कैसे होती है, न्यूक्लियर प्रोसेस, ठीक है ना? देखो, अगर एक यूरेनियम का एटम होता है, बड़ा सा मान लो, गोल सा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, एक न्यूट्रॉन, सॉरी, तो न्यूट्रॉन जैसे इसके अंदर एंटर करता है, ये इतना साइज में बड़ा है कि अगर न्यूट्रॉन आ जाए तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होके टप 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 करके ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद ये 3 न्यूट्रॉन और देता है, ठीक है ना? 3 न्यूट्रॉन, फिर ये 3 न्यूट्रॉन अलग अलग ये यूरेनियम को हिट करते हैं, फिर ये 3 अलग निकालते हैं। अगर ऐसा होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, एटॉमिक बॉम्ब। लेकिन हम थोड़ी सी इंसानों वाली बात कर लें, कहां धमधमाके वाली बात कर रहे हैं हम। अब इसमें देखो बहुत सारे फैक्टर है, मैं जरा यहां समझा देता हूं। हम जब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की बात बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि सर देखो, ये केस है प्रीवियस, ये केस है करंट। कितने न्यूट्रॉन हो जाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रीवियस कितने थे? 1 2 3। इसका प्रीवियस कितना था? 1। तो यही हमें निकालना होता है कि हम ना, जो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन प्रीवियस रिएक्शन बोल दो, ठीक है ना? इन प्रीवियस रिएक्शन, और यानी n-1 जो इससे पहले वाला, और n वाला ये वाला, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन करंट रिएक्शन जो निकल रहा है, यानी n की वैल्यू। तो k जो है हमें वो कुछ ऐसा बताता है, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। और समझो, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, ये बात कब खत्म होगी सुनो ध्यान से। अगर हमारे पास k की वैल्यू 1 आ जाए, 1 का मतलब ये और ये सेम है, एक न्यूट्रॉन यहां, एक न्यूट्रॉन यहां, एक न्यूट्रॉन यहां, हर बार सेम आ रहा है, इसका मतलब कि बाकी सब न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये स्टेबल है, जिसको हम कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना? इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि तभी तो ये हमने 3 की साइकिल रोक दी, वरना तो धमाका कर जाएगा। और अगर k की वैल्यू मोर देन 1 आ रही है तो इसका मतलब ये कि अगर यहां पर पहले वाले में 3 है तो यहां पर 9 है, 3 के बाद 9। ओए होए, तो जब k की वैल्यू ज्यादा होती है ना 1 से, तब ये बनता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, यानी कि एटॉमिक बॉम्ब। लेकिन अगर k की वैल्यू लेस देन 1 है तो मतलब, इसका मतलब ये कि पहले अगर 5 न्यूट्रॉन थे तो अब 2 ही बचे हैं, तभी तो 1 से कम आएगी, यानी कि यहां न्यूट्रॉन ज्यादा है, वहां कम हो रहे हैं और कम हो रहे हैं और कम हो रहे, 0। ये न्यूक्लियर प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई, है ना? समझना बात को, पूरी नहीं हो पाई। तो ये हम बोलते हैं k की वैल्यू लेस देन 1। ये हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा जगह, जब हम कभी हाई एनर्जी की बात करते होते हैं, हम जब न्यूट्रॉन, अभी सुना होगा आपने फ्यूजन रिएक्शन पर वर्क, तो ये फ्यूजन वाला है तो फिलहाल। तो ऐसे कई बार होता है कि हमें ना एनर्जी बहुत सारी चाहिए होती है, एक न्यूक्लियर प्रोसेस स्टार्ट कराना हमें होता है। जैसे जुपिटर में हम कहते हैं कि वो एक सन बन सकता था, कि जुपिटर एक सन बन सकता था, उतनी एनर्जी मिल नहीं पाई जिससे वो बने। ऐसे ही जब कोई भी चेन रिएक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए होती है, यानी k की वैल्यू 1 से इक्वल या 1 के बड़ी, 1 के इक्वल हो तो कंट्रोल्ड, 1 से मोर हो तो अनकंट्रोल्ड। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? तो एटॉमिक बॉम्ब का रिजल्ट बनता है ये। एनीवेज, हमें और भी क्वेश्चन करने थे, बट अभी पहले ना इतने करते हैं, पहले इतना समझो, वरना फिर और ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो बाकी के मैं कभी बाद में समझाता हूँ, ठीक है ना? आई होप कि ये जो आपको आज का टॉपिक है बड़े अच्छे समझ में आया होगा। लास्ट में मैंने थोड़ी रफ्तार बढ़ाई थी। अगर आपको कोई भी और चीज डिटेल में जाननी होगी यार, प्लीज कमेंट में डालो, मैं उस पर अलग सेपरेट पूरी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.